पहले आई लिखेंगे और डायगोनल की तरफ चलेंगे। तो आई लिखेंगे तो आई के नीचे वाला छोड़ दो, आई के नीचे वाला छोड़ दिया, तो ये बच गए। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, फिर माइनस, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे करेंगे तो +3, तो ये +3 आ गया माइनस का, है ना, माइनस में 3 इतना आ गया। फिर प्लस करेंगे, प्लस करके जे करेंगे, और जे करेंगे देखो अब आगे क्या लिखे, जे करेंगे तो भी डायगोनल पे चलना है। आई लिया था तो आई के नीचे वाला छोड़ दिया, जे करेंगे तो जे के नीचे वाला छोड़ दो, तो जे के नीचे वाला छोड़ देंगे, तो जे के नीचे वाला छोड़ दो, देखो जे के नीचे वाला छोड़ दिया हमने, ठीक है। तो डायगोनल पे चलना, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई तो -7 होगा, तो -7, और फिर आएगा माइनस, इसकी से मल्टीप्लाई और इसकी से, ये तो -5 आ गया, तो -5, तो इससे आगे -7 के आगे -5, -7 के आगे -5 आएगा, यहाँ पर -5, ठीक है। आई जे और प्लस के और आएगा, के से भी डायगोनल पे चलना है, आगे तो कुछ है नहीं तो वापस आ जाओ। अगर के लेंगे तो के नीचे वाला छोड़ दो, तो के नीचे वाला भी छोड़ दिया, है ना, के नीचे वाला दबा लिया, ऐसे छोड़ दिया। इसकी से मल्टीप्लाई -3, फिर माइनस, इसकी से -3, इसकी से 7, तो ये 7 आ गया, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लो, ये -8 है, तो -8 आई, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 5 प्लस का है, ये माइनस का, तो -2 बच गया, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो -2 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, -2 जे, ये माइनस का 10 है, -10 के, तो इतना आंसर आ गया हमारा, टॉर्क की वैल्यू ये। दोबारा देख लो, आई लेंगे तो डायगोनल पे चलेंगे, आई के नीचे वाला छोड़ दो, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, और फिर बीच में आएगा माइनस, इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर प्लस में जे करेंगे, जे करेंगे तो डायगोनल पे, तो जे के नीचे वाला ये छोड़ दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ऐसे के लेंगे, फिर डायगोनल पे चलना, आगे कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे आ जाओ, के नीचे वाला छोड़ दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई, है ना, इसको सोल्व कर लेंगे। इस तरह से न्यूमेरिकल सोल्व होगा। नेक्स्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है, मैं समझा देता हूँ क्या दे रखा, देखो रोटेशन पे बेस्ड है, देखो ये एक मेटल बार दे रखा है, मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग और इसका मास दे रखा 4 kg, है ना, मेटल बार है 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, हैविंग 4 kg मास, ठीक है। ये मेटल बार सपोर्ट कर रखा है 2 नाइफ एज पे, तो जैसे ये पेन है, ये 2 एज पे सपोर्ट कर दें तो ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं इसको, है ना, नीचे से सपोर्ट लगा दिया हमने। तो ये मेटल बार है, यहाँ बना लेते हैं, इसको सपोर्ट कर रखा नाइफ एज से, नाइफ एज का मतलब नुकीली एज है, जैसे पेन है ना, पेन अगर यहाँ से सपोर्ट कर दें, इस फिंगर को सपोर्ट कर दें, नीचे पेन लगा के नीचे ना गिरने दें इसको, तो ये नाइफ एज बोलते हैं, जो शार्प हो ना उसको नाइफ, चाकू जैसी। सपोर्ट का सिंबल ये होता है, यहाँ से सपोर्ट कर दिया, यहाँ से सपोर्ट कर दिया, ठीक है ना, 2 नाइफ एज से इस मेटल बार को सपोर्ट कर दिया, मतलब सपोर्ट करके उठा रखा है, ठीक है। लेंथ कितनी है मेटल बार की, 70 सेंटीमीटर, तो ये 70 सेंटीमीटर, मास 4 kg, 4 kg, ठीक है। और क्या कह रखा है, ये कह है 6 kg weight put on two knife edges placed 10 centimeter from each end, नाइफ एजेस हैं ये, क्या है, प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे है और यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर पे, नाइफ एज का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे क्या कर रखा है, ए 6 kg मास सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, एक 6 kg का मास है, किसी भी एक एंड से 30 सेंटीमीटर पे है, तो किसी भी एक एंड से ये ले लो या फिर ये ले लो, सेम बात है, इधर से ले लेते हैं, इधर से कह रहा 30 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर तो ये होगा, 30 सेंटीमीटर यहाँ पे मान लेते हैं, है ना, तो ये 6 kg और लटका रखा है यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कह रखा है,
फाइंड द रिएक्शन एट नाइफ एजेस। इन नाइफ एजेस पे रिएक्शन निकालनी है। रिएक्शन का मतलब, अगर इस पेन को मैं यहाँ से उठाऊंगा तो पेन का वेट नीचे की तरफ लगेगा, और पेन का वेट नीचे की तरफ लगेगा इन फिंगर पे, तो ये फिंगर ऊपर की तरफ रिएक्शन करेंगे, न्यूटन की तरफ रिएक्शन होगी। तो इन नाइफ एजेस पे रिएक्शन निकालनी है, रिएक्शन के फोर्स कि कितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे फोर्स R1 मान लेते हैं, रिएक्शन का यहाँ पे R2, ठीक है ना। ये R1 R2 निकालने हमने। चलो देखते हैं फिर कैसे निकालने। देखो, अगर यहाँ से अगर सपोर्ट ना करें तो ये रोड यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगी। देखो, ऐसे सपोर्ट कर रखा है, नीचे वाले एक सपोर्ट हटाएंगे तो ये रोड नीचे की तरफ चली जाएगी, है ना। एक सपोर्ट हटाएंगे तो नीचे की तरफ रोटेशन होगा। अगर इधर वाली सपोर्ट हटा दें, सपोर्ट हटाएंगे तो यहाँ से नीचे की तरफ, तो इस रोड के अंदर रोटेशन होगा। लेकिन अब रोटेशन हो नहीं रहा क्योंकि सपोर्ट ला रखी है, और सपोर्ट लगा रखी तो रोटेशन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ये रोड है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमने कल पढ़ा था, आज भी पढ़ा है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क जीरो होता है। या फिर हमने और पढ़ा था रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, क्या पढ़ा था देखो, कल पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स या फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये पढ़ा था। रोटेशनल इक्विलिब्रियम और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये पढ़ा था कि यहाँ पे अगर ये बैलेंस हो रही है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो जितना टॉर्क इधर से लग रहा है उतना इधर से लग रहा है। तो ये था एंटी क्लॉकवाइज और ये था क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। मोमेंट को क्या कहते हैं, टॉर्क। तो यहाँ से जितना मोमेंट लग रहा है उतना ही मोमेंट इधर से लगेगा, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। जब भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी तो समेशन ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये फॉर्मूला लगेगा। चलो सोल्व करते हैं फिर। ये रोड यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। जितने क्लॉकवाइज मोमेंट है उनका सम ले लो, जितने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उनका सम ले लो। इससे सोल्व करेंगे इसको। चलो करते हैं फिर। ये रोड किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये है, पूरी रोड का मास तो बीच में लाई करेगा, बीच में। तो पूरी रोड का मास तो 4 kg है, तो 4 kg बीच में। और पूरी 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये अगर बीच है तो ये तो 35 हो गया, है ना। ये डिस्टेंस यहाँ से 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। और यहाँ से भी ये डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो 30 इधर है तो ये बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर। चलो देखो अब आगे। तो ये हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन मान ली इसकी, कि ये रोड है, इसका इक्विलिब्रियम है, तो सारी रोड का मास यहाँ पे लाई करता है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी, तो रोटेशन का पॉइंट ये मान लिया, ठीक है। अब इसमें से हमने ये देखना है कि इस रोड पे जो भी फोर्स लग रहा है ना, उसमें से कितने फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कितने फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो इस रोड का मैं डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ। बिल्कुल ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, ये 6 kg मास इधर लग रहा है, 6 kg। यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे इधर ऊपर एक R1 फोर्स लग रहा है, R1। यहाँ पे भी ऊपर एक R2 फोर्स लग रहा है, R2, है ना, रिएक्शन की फोर्स है। यहाँ पे 4 kg है, 4 kg। तो अगर ये रोटेशन का पॉइंट है तो ये फोर्स तो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि ये रोड अगर यहाँ से रोटेट करेगी ना, तो यहाँ पे तो कितना ही मास लटका दो उसकी वजह से तो रोटेट करेगी नहीं। रोटेट तो इधर मास लगेगा तो उसकी वजह से कर सकती है, इधर मास लगेगा तो उसकी वजह से कर सकती है। यहाँ पे कोई मास लटका होगा ना, उसकी वजह से रोटेट नहीं करेगी। रोटेशन तो सेंटर की वजह से नहीं करेगी, इसकी वजह से कर सकती है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। तो देख लेते हैं क्लॉकवाइज कौन सा करेगा, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा करेगा। क्लॉकवाइज का मतलब जो ऐसे घुमाए, ऐसे घुमाए तो यहाँ से फिक्स कर रखा है, यहाँ से अगर फिक्स कर रखा है तो ये फोर्स तो इसको नीचे ले जाएगा, तो ये वाला फोर्स नीचे ले जाएगा, ये वाला फोर्स नीचे ले जाएगा, तो ऐसे होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला फोर्स ऊपर ले जाएगा, ये ऊपर ले जाएगा, तो क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो इसकी वजह से है बस, और इसकी वजह से अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज मोमेंट लिख लेते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट का मतलब टॉर्क, ये दोनों क्या है, टॉर्क है। और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये तो है फोर्स,
रिएक्शन का फोर्स। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से देख लो, ये पूरा है 35 सेंटीमीटर, है ना, ये पूरा कितना है 35 और ये R1 10 सेंटीमीटर पे है, तो ये 35 है, ये 10 है, तो 25 बच गया, ये कितना बच गया 25। तो फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। अब एंटी क्लॉकवाइज देख लो, क्लॉकवाइज तो अकेला फोर्स है जो घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा ना, ये वाला फोर्स इसको ऊपर ले जाएगा तो ऐसे घुमाएगा। एंटी क्लॉकवाइज एक तो ये फोर्स घुमा रहा है, दूसरा ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है 6 kg वाला, यहाँ से हमने फिक्स कर रखा है, ये 6 kg वाला इधर खींचेगा ना इधर, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो एंटी क्लॉकवाइज ये दो फोर्स लग रहे हैं, इसका वेट और एक फोर्स, तो दोनों का निकाल लो और सम कर देंगे। पहले इसकी वजह से निकालो, ये फोर्स होगा रिएक्शन का, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से इधर 10 सेंटीमीटर था ना, ये रिएक्शन से इधर 10 सेंटीमीटर और टोटल है 35, ये 10 है तो 25 बच गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 25। इसका मोमेंट होगा प्लस में इसका होगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, तो इसका मोमेंट देखेंगे तो ये तो m है, तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा mg 6, g की वैल्यू 9.8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 8 पे करेंगे तो 8 आ गया, 4 बच गया, इस पे करेंगे तो 54 में 4 ऐड हो जाएगा तो 58.8 आ गए। तो इधर तो इतना फोर्स लग रहा है ना, तो ये फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, इतना आ गया। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, इसको इधर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये तो 25R1 है, 25R2, इसको इधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, तो 25R1 माइनस में 25R2, आगे ये बच गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पे जाएगा तो 40 हो गया, तो 0 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 294 हो गए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 294 पॉइंट में 0, तो 294 हो गया, ठीक है, ये इक्वल में है। 25 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 25 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया R1 माइनस R2, है ना, 25 कॉमन लेंगे, 25 कॉमन लेके इधर ले आओ, इधर ले आएंगे तो 294 के अपॉन में 5 बच गया, एक इक्वेशन बन गई, 25 कॉमन लेके इधर ले जाओ, इतना बच गया। दूसरी एक इक्वेशन और है कि ये रिएक्शन हो रही है ना ऊपर की तरफ, तो जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है ना, तो ऊपर लग रहा है R1 प्लस R2, ऊपर लग रहा है R1 प्लस R2, और नीचे कितना लग रहा है, नीचे तो इन दो मास की वजह से लग रहा है, दोनों मास 10 kg हो गया ना, तो m इंटू में g की वैल्यू 9.8, तो नीचे फोर्स लग रहा है इतना वेट, उतना ही ऊपर लग रहा है, तो R1 प्लस R2, दूसरी इक्वेशन होगी ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 98 हो गया, तो R1 प्लस R2, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या निकालना है, रिएक्शन फोर्स ऑन एज, एक तो ये निकालना और एक ये, इन दोनों को ऐड कर लो, एक इक्वेशन ये बन गया ना R1 माइनस R2, एक R1 प्लस R2, एक बार इन दोनों को ऐड कर लो, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐसा करोगे तो हमारे पास R1 भी आ जाएगा और R2 भी। मैथ में पढ़ रखा होगा ना ऐसे कि a प्लस बी ए माइनस बी दे रखा, तो कैसे करें, इन दोनों को एक बार ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, इनको देखो ऐड करोगे ना तो ये माइनस का ए प्लस का ए कैंसिल, 2R1 बच गया, और इन दोनों को भी ऐड कर दो, 2R1 बच गया, 2 इधर ले जाओ तो R1 आ जाएगा, R1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो R2 आ जाएगा, या फिर R1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो R2 आ जाएगा, बिल्कुल आसान आगे। तो थंब इम्प्रेशन देके बताओ कौन कौन सोल्व कर लेगा इसको आगे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये एक दीवार एक वॉल है, इसके साथ एक सीढ़ी खड़ी है, सीढ़ी जिसको लैडर कहते हैं, सीढ़ी होती है ना लकड़ी की, छत पे चढ़ने के लिए लैडर, इस दीवार के साथ एक लैडर है, लैडर यहाँ पे ऐसे है, ये लैडर 3 मीटर की है, 3 मीटर, ये नीचे वॉल है, वॉल से लैडर का ये पॉइंट है 1 मीटर दूर है, 1 मीटर डिस्टेंस है इसके बीच में, इसमें फ्रिक्शन है, फर्श के अंदर फ्रिक्शन है, उसकी वजह से यहीं पे है, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये स्लिप हो जाती है इधर, ठीक है, अगर ये स्लिप हो जाती है ना तो देखो अब तो यहाँ पे है, और ये स्लिप हो जाती है तो ऐसे आके यहाँ पे फर्श पे रुक जाती है ऐसे,
इसका मतलब ये यहाँ पे थी और स्लिप हो जाती तो ऐसे हो जाती। इसका मतलब देखो इसकी रोटेशन हुई है ऐसे, ये यहाँ से स्लिप होगी ना धीरे धीरे ऐसे करके, ऐसे रोटेशन होगी इसकी, इसकी तो रोटेशन हो रही है। लेकिन ये सी डी दीवार के साथ ऐसी लगी हुई है, इसमें कोई रोटेशन नहीं हो रही। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं फिर भी रोटेशन नहीं हो रही, इसका मतलब इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो यही लगेगा फिर तो, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगेगा। समेशन ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और क्या दे रखा है, इसका खुद का मास दे रखा है कि ये 20 kg की है। खुद का मास दे रखा है तो मास तो बीच में लगेगा बिल्कुल, तो यहाँ पे इसका वेट लग जाएगा 20 kg के हिसाब से, है ना, mg कर देंगे। ठीक है, इसकी हेल्प से हम ये डिस्टेंस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और इन दोनों की हेल्प से ये डिस्टेंस निकालोगे तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, इतना दे रखा है। रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द वॉल एंड फ्लोर निकालना है कि ये सीडी अगर यहाँ पे रखी इसके साथ में तो इस पे फोर्स लग रहा है ना, तो यहाँ पे कितनी रिएक्शन हो रही है वॉल के अंदर, वॉल के अंदर क्या रिएक्शन हो रही है ये निकालनी है। यहाँ पे फ्लोर है ना, यहाँ पे रखे तो नीचे वेट लगेगा तो यहाँ पर भी रिएक्शन होगी, तो इसमें क्या रिएक्शन हो रही है ये निकालना है। फ्लोर में और वॉल के अंदर क्या रिएक्शन हो रही है ये निकालना है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सीडी इस तरफ स्लिप हो जाती, इस तरफ स्लिप हो जाती, इसका मतलब फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में। एक फोर्स इधर है एक इधर है, इन दोनों का रिजल्ट आएगा, इन दोनों का रिजल्ट आएगा इधर। इसको हम F2 से डिनोट कर देते हैं, F2। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ से फ्रिक्शन की वजह से ये रोड है ये स्लिप नहीं हो रही, तो यहाँ पे इसको फिक्स मान लिया हमने, कोई भी एक पॉइंट मान लेंगे जहाँ पे फिक्स है। अगर रोटेशन होगी तो यहाँ से होगी इस रोड की इधर या फिर इधर। ठीक है, इसमें कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, ये सी डी यहीं पे रेस्ट में है तो जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर, तो नीचे तो लग रहा है ये 20 kg, 20 kg के हिसाब से जो भी फोर्स लगेगा उसको वेट कहते हैं, है ना, वेट। तो जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर, तो वेट तो इसके इक्वल है, जितना डाउनवर्ड उतना ही अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड तो यही है अकेला। तो W इक्वल टू N1, एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गई। दूसरा जितना लेफ्ट में लग रहा है उतना ही राइट में, लेफ्ट में लग रहा है N2, लेफ्ट में लग रहा है N2 राइट में, तो ये फ्रिक्शन का फोर्स है, राइट में फ्रिक्शन का फोर्स, तो ये फ्रिक्शन का फोर्स, दो इक्वेशन बन गई। तीसरी इक्वेशन, एक फोर्स इधर है एक इधर है, इन दोनों का रिजल्ट बीच में, तो बीच में जो रिजल्टेंट फोर्स है इसको हम पैरेललोग्राम लॉ से सोल्व कर लेंगे, इसको ये मान लो इसको भी मान लो, तो ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और दोनों की जो थीटा 90 और cos 90 0 होता है, तो आगे आएगा 0। तो एक तो इक्वेशन ये बन गई। दूसरा इस पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगा लेते हैं, तो इस पॉइंट को फिक्स पॉइंट मान लिया हमने, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो कहीं पर तो फिक्स मानना ही पड़ेगा, तो इस पॉइंट को हमने फिक्स पॉइंट मान लिया, यहाँ पे फिक्स है, फिर रोड रोटेट करेगी, तो इस पे फिक्स है, तो ये वाला फोर्स तो इसको नीचे की तरफ लेके आएगा, है ना, तो यहाँ पे रोड फिक्स है तो ये वाला फोर्स, जो ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ का मतलब ऐसे, ऐसे कौन सी रोटेशन होगी, ये तो क्लॉकवाइज होगी, तो क्लॉकवाइज मोमेंट इस फोर्स की वजह से होगा। तो क्लॉकवाइज मोमेंट, ये फोर्स कितना वेट है, तो वेट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है तो वेट देखो यहाँ से पास होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये 1 मीटर है तो ये 0.5, तो ये 0.5, तो ये फोर्स है इधर से पास होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये वाला फोर्स है, यहाँ से हमने फिक्स मान रखा है, ये वाला फोर्स इसको ऐसे ले जाएगा ऐसे, तो ऐसे तो एंटी क्लॉकवाइज हो गए, तो है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये वाला फोर्स लगेगा, तो ये, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, क्योंकि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो देखो ये है ना, और ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल लेंगे, ये निकाल रखा है 3 और 1 की हेल्प से हमने सोल्व किया, 2√2 आया था, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है 2√2 मल्टीप्लाई में है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, तीन इक्वेशन पहले बन चुकी थी। अब इन इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन सोल्व करके तीनों, इसमें से W1 की वैल्यू पुट कर देंगे, W की वैल्यू पुट कर देंगे, W की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से N2 आ जाएगा, तो N2 तो वॉल का रिएक्शन फोर्स है, और N1 किसका है, फर्श का है, तो N2 और N1 इनको सोल्व करके निकाल सकते हैं हम, और N1 तो यहीं से आ जाएगा, वेट से आ जाएगा, इसका वेट कितना है mg करके। ठीक है, तो इस तरह से सोल्व करना है इसको।
ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं इनकी वजह से रोटेशन नहीं होगी रोड की, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिए नहीं है ना, इनकी वजह से क्यों नहीं होगी रोटेशन, क्योंकि रोड को यहाँ से तो फिक्स ही कर रखा है, और जहां से फिक्स कर दिया वहां से तो ये फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये ऊपर लगने वाला फोर्स इसको रोटेट थोड़ी नहीं करेगा, रोटेट तो इससे थोड़ा ऊपर लगेगा वो कर सकता है रोटेट, है ना, ऊपर फोर्स लग रहा है वो रोटेट कर सकता है, यहाँ से जो फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है वो रोटेट नहीं कर सकता। मान लो इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, इसको मैं यहाँ से पकड़ के खींचूंगा तो इसको रोटेट थोड़ी ना करेगा, इसको मैं यहाँ से ऊपर पकड़ के खींचूंगा तो इसको रोटेट नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा ऊपर से पकड़ के खींचूंगा ना यहाँ से तो रोटेट करेगा। तो जो फोर्स ओरिजिन से पास होते हैं उनका रोटेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए ये फोर्स रोटेट करेगा जो ओरिजिन से पास नहीं होता, और ये करेगा, बाकी तो तीनों ओरिजिन से पास होने, तीन का इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ इसमें से। आज इतना ही करवाएंगे, ऐसे क्वेश्चन दे रखे